मंच आदरणीय संतोष चौबे जी, निदेशक विश्वरंग उपस्थित हो चुके हैं। विश्वरंग के माध्यम से हिंदी की उपलब्धियों पर बातचीत करेंगे। आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे, सवाल होंगे और आप चाहेंगे कि विश्वरंग के निदेशक का सानिध्य हमें मिला है तो उनसे हम सीधे रूबरू हो सकें। तो आइए इस मंच का फ़ायदा उठाते हुए, मौके का लाभ उठाते हुए अपनी प्रकाशन की 3 किताबों का यहाँ लोकार्पण करेंगे, जिनमें से एक पत्रिका है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दरअसल अब तक भारत के छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में पुस्तक संस्कृति और पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक उपक्रम था, सांस्कृतिक उपक्रम था। और इन केंद्रों को आपस में जोड़ने की एक नेटवर्किंग पत्रिका का हम प्रकाशन करते आए हैं, जिसके संपादक यहाँ ज्योति रघुवंशी जी हैं। हम चाहेंगे कि उसका ताज़ा जो वनमाली जी के ऊपर केंद्रित है, और आदरणीय वनमाली जी, यह सौभाग्य था आदरणीय वनमाली जी का कि उनके सुपुत्र आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, और वनमाली जी के नाम पर वनमाली सृजन पीठ और वनमाली वार्ता, वनमाली कथा जैसी पत्रिकाएं आज निकलती आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस मंच पर सबसे पहले वनमाली वार्ता का लोकार्पण कर लें हम। ये आपकी किट में भी है। और इसके साथ ही, हालांकि इस किताब का भी औपचारिक लोकार्पण हम भारत में नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ हम उसका लोकार्पण कर रहे हैं। आदरणीय संतोष चौबे जी ने कहानी विधा से केंद्रित एक अद्भुत किताब का लेखन किया है, कहानी का रास्ता। यानी कहानी हम कैसे लिखते हैं और कहानियों को लिखते समय हम किन किन संकटों से रूबरू होते हैं और उसे एक रचनाकार किस तरह से निर्भेर करता है, उसका ये जीवन दस्तावेज कहानी का रास्ता। निबंधों की पुस्तक है, कहानी विधा से केंद्रित। इसमें मैं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की शिक्षिका और साथ में भारतीय दूतावास में दुभाषी की तरह काम करती हूँ। अपनी निज का संस्था है, 24 साल से मैं चलाती हूँ, हिंदी संस्थान श्रीलंका। तो वहाँ से 1000 से ज़्यादा भी विद्यार्थी निकल चुके हैं। नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा कतर से आई हूँ। हिंदी शिक्षिका हूँ। 15 सालों से बच्चों को वहाँ हिंदी पढ़ाती हूँ और एक नवचेतना हिंदी पत्रिका है, उसी की संपादक है। पिछले 20 वर्षों से यहाँ हूँ, लेखन में जुटी हुई हूँ और आपके विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि कल मेरी चर्चा में आपसे बात की थी। आप पीएचडी कर रहे हैं? पीएचडी करी, डिप्लोमा करी सर। अच्छा। हाँ। मैं पूर्णिमा शर्मा, मैं जापान से हूँ। का है साहित्यिक पत्रिका, जो वो पहली हिंदी पत्रिका है जो जापान में रजिस्टर्ड है, उसे निकालती हूँ। और जो भी जापान में हिंदी सीखना चाहे उसके लिए फ्री सेवाएं हैं। इंडोनेशिया जकार्ता से मैं वहाँ कल्चर सेंटर में इंडोनेशियंस को हिंदी, स्पोकन हिंदी पढ़ाती हूँ और प्री स्कूल कोऑर्डिनेटर हूँ और बाल विकास कक्षाओं का संचालन करती हूँ। उसमें बच्चों को अपने जो श्लोकाज हैं और अपनी जो रामायण महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो सब सिखाते हैं, वो सुनाते हैं। बहुत बढ़िया। नमस्ते, मेरा नाम सोम यनु है। मैं दक्षिण कोरिया से हूँ और मैं 2015 से बुसान विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा रही हूँ। शुभ प्रभात, मैं सूरीनाम से मंद्राचल देवी विषय दुबे। मैं रिटायर्ड अध्यापिका हूँ मैथमेटिक्स के और लगभग 2020 से मैं सूरीनाम हिंदी परिषद के मेंबर हूँ और वहाँ मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, पढ़ती हूँ और सहयोग दान देती हूँ। जितने सारे कार्यक्रम हैं सूरीनाम हिंदी परिषद के। मैं डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ और गिरमिट पर शोध है मेरा। गिरमिट साहित्य, गिरमिट संस्कृति पर। मेरा स्कूल एक पहला स्कूल है न्यूजीलैंड में जिसका अपना खुद का परिसर है और ये बहुत अथक प्रयासों से हुआ है, क्योंकि जिस कोने में मैं रहती हूँ दुनिया के, वो लिटरली दुनिया का आखिरी कोना कहलाता है, लैंड सेंड है वहाँ।
तो मैंने वहाँ जब चालू करा था तो मैंने वहाँ पे चालू करा था लोगों को समझाना कि हिंदी और हिंदू में क्या फ़र्क होता है। तो मैं बोलती थी हिंदी और हिंदू में उतना ही फ़र्क है जितना आपकी इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी में है। तो मैंने वहाँ से चालू करा है, बहुत लंबी यात्रा है। मुझे अक्सर ये लगता है कि न्यूजीलैंड के ऊपर वो जो डॉट 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 बहुत सारे दिखते हैं, उनमें कौन रहता है? वो करते क्या है? सर लोगों से ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं वहाँ। इसमें सारे डॉट्स जी जी। और डॉट्स तो कनेक्ट कौन करता है पता नहीं। सर अब हम ही लोग कोशिश कर रहे हैं वो कि हम उन डॉट्स को कनेक्ट करें। आप ये समझ लीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम दिव्या माथुर है, मैं मतारी की संस्थापक हूँ, स्वतंत्र लेखिका हूँ और बस इतना ही परिचय। बहुत अच्छा उपन्यास अभी आया है उनका, पिछली बार विश्वरंग में उसका पाठ भी हुआ था, आलोचना भी हुई थी। दिव्या जी को आज विश्वरंग सम्मान शाम को मिलने वाला है। मैं डॉक्टर साफर मुतोलिबी हूँ, रूसी सान से हूँ। मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विश्वविद्यालय में सैन्य हिंदी अनुवाद पढ़ाती हूँ। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जहाँ पर सैन्य अनुवाद पर काम करना शुरू किया है। 2016 से हमने हिंदी सैन्य शब्दकोश प्रकाशित किया है और अभी मेरी 2 किताबें हिंदी सैन्य अनुवाद पर प्रकाशित हुई है। आगे और 2 किताबें रह गई, हम उस पर काम करते हैं। नमस्ते सर, मैं इशिता यादव वेस्ट अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में पिछले 34 साल से हूँ और इंडियन लैंग्वेज स्कूल है CBSE का, मैं वहाँ की वाइस प्रिंसिपल हूँ और हिंदी विभाग की अध्यक्ष हूँ। मैं कविताएं बहुत लिखती हूँ। मैं इसलिए इस मंच से जुड़ना चाहती थी कि वो देश और वहाँ के लोग विश्व रंग से और भारत से बहुत अछूते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ के जो लोग नाइजीरिया निवासी हैं वो भी हिंदी पढ़ें, क्योंकि मैं उनको हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं निःशुल्क शिक्षा देती हूँ क्योंकि वो भारत पढ़ने के लिए जाते हैं विश्वविद्यालय में। तो मैं चाहती हूँ कि आप और हम एक साथ मिलकर उनको जोड़ें और जो अछूता रह गया है दुनिया का वो कोना, वो भारत से जुड़ सके। जी कोई बात नहीं सर, कोई नहीं, मैं हूँ वहाँ पे। कोई चिंता की बात नहीं है, आप जैसा आदेश देंगे टोगो ने हम लोग को बुलाया है, तंजानिया भी हम जा रहे हैं, घाना में पहले से ही पहुँच गए। तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद एक अफ्रीका लेवल की थोड़ी बड़ी बैठक जिसमें 101 केंद्र हो। थोड़ा आपके हाथ में भी ये है कि आप कुछ केंद्र खोलिए, मतलब हाँ, बात वही है कि खुलता है लेकिन हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता या जुड़ नहीं पाते। जैसे वहाँ से अभी भोजपुरी समाज का शायद मॉरिशस में एक बैठक हुई थी तो इसलिए हाँ धन्यवाद कि मैं जुड़ पाई आपसे ताकि हम इस रास्ते को और आगे तक ले जाएं। यही इस मीटिंग का लक्ष्य है। जी बहरीन से हूँ, मैं उड़ान क्लब के संस्थापक हूँ और बहरीन में, और मैं HOD हूँ हिंदी की और मैं वहाँ पे ऑडिट टीम, एजुकेशन ऑडिट टीम मिनिस्ट्री की मेंबर भी हूँ। और मैं ये चाहती हूँ सर कि वहाँ से बहुत बच्चे बॉम्बे में आते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपके यूनिवर्सिटी में आए, इसलिए मैं आपसे जुड़ने के लिए मैं खास तौर से विश्वरंग में आई हूँ। नहीं बिल्कुल अपना एक्सचेंज कर लीजिए, एड्रेस वगैरह जवाहर साहब से बात कर लीजिए। डॉक्टर विजय सिंह भी हैं, हम तरीके निकालेंगे जिसमें कि हम आपके साथ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मलेशिया से हूँ और मैं लेखिका हूँ और हिंदी है, हम संस्था की संस्थापक भी हूँ मलेशिया में। और भारतीय दूतावास के साथ में हिंदी के जितने भी प्रोग्राम्स मलेशिया में काफ़ी किए जाते हैं, ICCR के द्वारा भी उसका संपूर्ण संयोजन मैं करती हूँ और यूनाइटेड नेशंस में वॉलंटियर टीचर की तरह भी मैं कार्य करती हूँ। प्रणाम, मेरा नाम राममणि तिवारी है, मैं इनका फाइनेंसर भी हूँ, पत्नी हूँ मैं इनका। ये हमारी पत्नी है तो बिजनेस करेंगे, हमारा साथ है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वैसे तो कॉर्पोरेट जगत का आदमी हूँ, लेकिन मैंने बहरीन जाके, मैं कंट्री है 3 कंट्री का, सऊदी अरेबिया, UAE एंड बहरीन फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पैसे का काम इंग्लिश में करता हूँ, मन और दिल का काम हिंदी और भोजपुरी में करता हूँ। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास बार बार आता है, क्योंकि मैंने वहाँ सारे टेलीकॉम कंपनीज में हिंदी इम्प्लीमेंट करा दिया, मैं ट्रांसलेटर भी हूँ उनका। और ये जो सर्टिफिकेशन आपने बोला और भी चर्चा होगी इस पे जरूर करिएगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज जब इंटरव्यू लेते हैं हिंदी स्पीकिंग के लिए तो वो सर्टिफिकेशंस की बात वो करते हैं। और हमारे पास भी इंटरव्यू के लिए आता है, कल एक इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं,
तो उसमें भी हमने लिखा था, क्योंकि एक्सपर्ट्स बहुत हैं हिंदी के स्पीकिंग, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो भी हो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। तो वो कभी कभी ऐसे ही किसी फ्रीलांस के पास चले जाते हैं, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाते हैं, कहीं सर्टिफाई नहीं कर पा सकते हैं कि वो उन्हें हिंदी सच में आती है या कोई मानक नहीं है उनका। वही पर्पस है इसका। बहुत बढ़िया। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, 25 साल से हम लोग दुबई में हैं। अच्छा। तो हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है मातृभाषा को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, और हम लोग आजकल बेसिकली सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं, विच इज़ टू एजुकेट पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया, एंड वी आर प्रमोटिंग सम कॉज वेयर वी आर एनकरेजिंग द न्यू राइटर्स नाउअडेज। सॉरी, मेरी हिंदी बीच में अंग्रेजी में तब्दील हो जाती है, कोई बात नहीं। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं, मैडम के साथ सपोर्ट करते हैं फुल टाइम, आरती जी के साथ। आरती लोकेश के लोकेश हैं वो मुख्य परिचय उन्होंने मिस कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत गुप्ता है, मैं केनिया से आया हूँ सर, और हिंदी समिति ऑफ ईस्ट अफ्रीका का संस्थापक हूँ। इसके अलावा कैन भारतीय संस्था उसका वर्तमान चेयरमैन हूँ। काफ़ी अनगिनत संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके बोर्ड में हूँ। और वैसे मैं एक स्टील कंपनी जो है उसका व्यवसायिक प्रमुख हूँ, और कई दशकों से केनिया में रह रहा हूँ, और एक भारतीय रेडियो चैनल है, उस पर मैं पिछले 20 वर्षों से शौकियाना तौर पर अनाउंसमेंट करता हूँ, एक प्रोग्राम देता हूँ चलते चलाते के नाम से। बहुत बहुत आभार आपका संतोष सर और जवाहर सर। मैं डॉक्टर शशि डुक्कल, मूलतः भारतीय वासी और मॉरिशस से 50 सालों से हूँ। 40 सालों से मैं मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में हूँ। आजकल मैं ओरिएंटल सेक्शन, जहाँ की 3 चैनल चलते हैं 24 आवर्स, उनके हेड हूँ, और थोड़ा सा लिखते भी हैं, साहित्यकार भी हूँ थोड़ी सी। और बाकी इस रंग मंच जो है ये विश्व रंग को जोड़ने में, विश्व तक पहुंचाने में, जिस तरह से निर्देशक हमारे सर चौबे साहब हैं और जवाहर साहब जो हैं, उनके सहयोग से हम मॉरिशस के माध्यम और रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाने का, जिनको अवसर नहीं भी प्राप्त हो रहा, वो एक वेबसाइट, एक लिंक के माध्यम से जुड़ सकेंगे। ये हमारा प्रचार और प्रसार का कार्य है। धन्यवाद। 2019 में हम लोगों को खुद ही ये ठीक से मालूम नहीं था कि ये कहाँ जाएगा। लेकिन आपके मन में एक बेचैनी होती है, आपके मन में एक जिज्ञासा होती है, आपके मन में एक ड्राइव होती है कि आप इस काम को करना चाहिए। तो उस ड्राइव की पृष्ठभूमि में वनमाली सृजन पीठ है। वनमाली सृजन पीठ की स्थापना 1990 के आसपास हुई थी। वनमाली जी के बारे में कुरान ने कुछ बताया, आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो प्रेमचंद के समकालीन कथाकार थे, और 20-25 वर्षों तक कहानियाँ उन्होंने लिखी, उनकी शिक्षाविद भी थी। तो आप सबको मालूम है कि 1990 के आसपास ये जो एक वैचारिक युद्ध हमारे यहाँ चलता था, पूरे विश्व में चलता था, है ना, वो पूरा वैचारिक युद्ध जो है वो एक तरह से समाप्त होता है। और उससे एक बड़ी दिक्कत उन सभी लेखकों को हुई थी, भारत में कम से कम। मुझे माननीय मॉरिशस कहते हैं कि दर्पण है, मिरर इमेज है, यहाँ कुछ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा मालूम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लेखकों को जो 1950 के बाद से लेके 90 तक या इवन स्वतंत्रता आंदोलन के समय से शुरू करते थे, जो वाम विचारधारा के लोग थे, जिनकी कहानियों में, जिनकी रचनाओं में, जिनके उपन्यासों में, अभी कल अनंत जी की भी बात हुई, तो अनंत जी का झुकाव प्रेमचंद की तरफ था और कुल मिला के किसान मजदूर लेखन की तरफ था। तो मेरा पहला काम ये बताना भी है कि ये काफ़ी नहीं है कि हम हिंदी में लिखते हैं, ये काफ़ी नहीं है कि हिंदी का प्रचार, ये भी देखना है कि हिंदी कहाँ खड़ी है आज, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो जब 1990 में ये मतलब वाम विचारधारा का एक सामान्य पतन होता है, तो वो सारे जो विचारधारा के आधार पर लेखन करते थे, उनके सामने बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया, बहुत बड़ा वैक्यूम था। भारत में तो मैं 20-30 साल से काम कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि उसके बाद जो निराशा फैली, माने लेखकों ने मिलना आपस में बंद कर दिया, लेखकों ने संवाद बंद कर दिया, दर्शना पाठ आदि, और
एक फॉर्मेटिव जो ईयर्स थे, उसके बाद में जो युवा पीढ़ी आई वो लगभग बिना किसी परंपरा के आई, आना शुरू हो गई, है ना। उसके लिए कोई भी विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं, इतिहास महत्वपूर्ण नहीं, देश की संस्कृति महत्वपूर्ण नहीं, उसको बस लिखना है और ऐसे ही फेसबुक पे खूब सारा डालना है और खूब प्रचार प्रसार कराना है अपना। बट 8-10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग आगे चलके उसको पढ़ लें, देख लें, लाइक कर दें, इस पर बात आ गई जो बहुत ही खतरनाक है। तो हमने 90 में वनमाली सहन पीठ की स्थापना की। लक्ष्य यही था कि सबका संवाद का फोरम बनाया जाए। सबसे पहले संवाद करते रहो, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो हाथ मिलाते रहिए। कथा सम्मान के बहाने चर्चा शुरू की गई। उसमें आपको बाहर 2 किताबें मिलेंगी, अगर मिल जाएंगी तो। आख्यान का आंतरिक संकट एक किताब है जो इस संकट के बारे में बात करती है, और कहानी स्वप्न और यथार्थ ये एक दूसरी किताब है। इन दोनों किताबों में उस समय के 150 से ज़्यादा प्रख्यात कहानीकार अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो मैंने संवाद किया और डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि ये समय जो है, मैंने 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक और 21वीं का पहला दशक, इसमें हाल क्या है साहित्य का, हाल कैसा है जनाब का। देखा जाए कि भाई साहब ये जो हो गया, विचारधारा वगैरह आप कह रहे हैं, ये आ गई, ये दूसरी आ गई वगैरह इत्यादि, इसके पीछे साहित्यिक हलचल क्या है, ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको देखा जाना चाहिए। इसमें आपको पुराने राजेंद्र यादव जी से लेके और आधुनिक बड़े से बड़े कहानीकार और एकदम युवा कहानीकार भी, उसमें शायद गौरव सोलंकी जैसे बिल्कुल नए लोग भी हैं, कुणाल भी शायद हैं कहीं पर, विनय उपाध्याय वगैरह भी उसी की खोज है। और ये जो था, क्या कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी घटना थी। उस घटना को टैकल करने के लिए ये काम हुआ और हमने वनमाली सहन पीठ की स्थापना की। वनमाली सहन पीठ 30 वर्षों तक काम करती रही। उसके बाद पहला विश्व रंग हुआ। 1991 से काम शुरू किया था हम लोग, रचनाकारों के साथ, साहित्यकारों के साथ, संगीतकारों के साथ, सबके साथ गोष्ठियाँ, बातचीत करते थे, डॉक्यूमेंटेशन करते थे। 2019 तक आते आते ये महसूस हुआ कि अब हमें एक अगले स्टेप को लेने की ज़रूरत है। इसके बीच में दूसरी घटना जो हुई है इन 2 दशकों में, वो है टेक्नोलॉजी का आगमन। टेक्नोलॉजी ने स्वप्रकाशन को बहुत इजी बना लिया है, आसान बना दिया है। मैं कुछ भी लिखूं, माफ कीजिएगा, मैं कूड़ा करकट लिखूं, मैं डाल दूंगा उसके ऊपर और मेरे 100 दोस्त उसको लाइक करेंगे। तो आलोचना के कोई प्रतिमान ही नहीं रह जाते हैं। आलोचना कोई प्रतिमान नहीं है। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अपने प्रवासी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि यार थोड़ा पढ़ो और देखो कि भारतीय परंपरा क्या है। और कहानी के परंपरा 200 साल के कहानीकारों को हमने डॉक्यूमेंट किया। कथा देश 18 वॉल्यूम में है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ले सकते हैं। मुकेश भाई ने उसको एडिट किया, मैं भी था। उसमें बहुत लंबी भूमिका मैंने लिखी कि कहानी की पृष्ठभूमि क्या है। वो कथा देश भी यहाँ है, संस्थान उनको ले सकते हैं। उसके पहले कथा मध्य प्रदेश किया था कि मध्य क्षेत्र में कहानी के जो लोग थे, तो जो लिखना शुरू करे उसको मालूम पड़े कि मेरे पास जो भाषा है कहाँ से आई, मेरे पास जो विचार हैं कहाँ से आए, और मैं आज की स्थिति में अपने आप कहाँ खड़ा पाता हूँ। मैं कुछ भी लिखूँ और एक्सेप्ट कराने की कोशिश करूँ तो एक अजीब आपाधापी साहित्य के क्षेत्र में मचती है। तो दूसरी घटना, टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया कि इसको अपन वेबसाइट पे रख सकें, इसको अपन संप्रेषित कर सकें। यूनिकोड के आने के बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये दूसरी घटना है। तीसरी जो प्रमुख बात है वो ये है कि ऐसा करते करते मुझे लगा कि भारत में विशेषकर, और अब तो मैं देखता हूँ कनाडा में भी वैसे ही है, अमेरिका में भी वैसे ही है और बाकी जगहों पे वैसे ही है। हम लोग जो अपने झगड़े वगड़े थे यहाँ पर, वो लेके कनाडा चले गए और वहाँ लड़ते हैं, फिर वहाँ चले गए, वहाँ भी लड़ते हैं। तो साहित्यकारों के भारत में इतने सारे खेमे थे, हैं आज भी खेमे हैं। पहले विचारधारा के आधार पे थे, अब ग्रुप्स के आधार पर हैं, अब वैसे हैं।
लेकिन देखिए एज अ थिंकर आप सोचेंगे कि अंततः तो आप राइट हो कि लेफ्ट हो कि सेंटर हो, आप लिखते तो हिंदी में ही है ना, तो भाषा सबसे ऊपर हुई ना। आप डोमेन अगर देखेंगे तो डोमेन के रूप में भाषा सबसे ऊपर है, उसके भीतर बहस विचारधारा है, और विचारधारा के ऊपर मैं एक पूरा दिन बोल सकता हूँ विचारधाराओं के बात में, उसको भी छोड़ देते हैं। मेरा एक आलेख है इसमें, उसको ये सारे आलेख बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने तीसरी बात जो कही वो ये कही कि आप अपनी विचारधारा बनाए रखिए, आप जो भी पॉलिटिकल थॉट अपना रखते हैं रखिए, लेकिन हिंदी के लिए काम करना शुरू करिए, क्योंकि हिंदी सब चीज़ों से ऊपर। तो ये तीसरा निर्णय पे हम पहुंच गए थे, और जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबिलिटी पैदा की। 19 में आपके पास में सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे, ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, अनुवाद की और तरीके हैं, आप मेल और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं अभी बैठा हूँ, मैं 5 मिनट में आरती लोकेश से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं किसी से कनेक्ट कर सकता हूँ। और फिर जब कोविड हुआ तो फिर एक चौथी बात उसमें जुड़ती है कि भाई ये जो विकास की दिशा पकड़े हो ना, जिसको बोलते हो बड़े विकास कर रहे हैं, ये दिशा क्या है? ये तो विनाश की दिशा है। आप क्लोनिंग कर लीजिए, आप वायरसेस को मैनिपुलेट कर लीजिए, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम करना शुरू कर लीजिए, अंततः आप कहिए कि आदमी नया बनाएंगे, वहां तक पहुंच गए आप। जब आदमी नया बना लोगे तो ये हम सब आदमियों का क्या होगा? मूलतः ये बात वहां तक जाती है कि विकास की दिशा क्या हो। तो जो हमने गांधी की बात की, हमने टैगोर की बात की, इसलिए कि एक तो लाइनें मिटाने के लिए टैगोर सबसे महत्वपूर्ण है। रेखाएं मिटा दीजिए। साहित्य संस्कृति का एक बड़ा डोमेन है, भाषा का एक डोमेन है, और जितनी भाषाएं हैं उनमें समन्वय रखिए। भाषाओं में करते राजनीति, भाषाओं में करते हो राजनीति, और अब बोलियों और भाषाओं को लड़वा रहे है ना। आप सोचो कि साहब ब्रज भाषा के बिना हिंदी क्या है ना? या बुंदेलखंडी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, इतनी रस भरी भाषा है। तो जो पहले दिन आपको होली का शो पसंद आया वो इसलिए आया कि वो ब्रज भाषा में, मतलब आपके दिल में रस तो ब्रज भाषा का बहता है, संगीत भी ब्रज भाषा के छंदों का बहता है, और विचार भी आपके मन में बहुत तरीके से आते हैं। हमारी अम्मा तो घर में अवधी और ब्रज का मिश्रण बोलती थी, तो हम तक हम ना सीख पाए, लेकिन फिर भी हिंदी तो कम से कम। तो ये चौथी बात ये थी कि बोलियों और भाषा का समन्वय, भाषाओं और भाषाओं में। तमिल भी मेरी ही है, मराठी भी मेरी ही है, मलयालम भी मेरी ही है, सब मेरी भाषाएं हैं। और हमने अपने विश्वविद्यालय में तो ये प्रयोग किया है कि हम सब भाषाओं के गीत गाते हैं। कम से कम गीत गा लो यार, तो उससे भाषा का एक ध्वनि और वो समझ में आता है। तो ये 3-4 अवधारणाएं थी जिसपे शुरू किया। आइकॉन हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिया और महात्मा गांधी को लिया। हालांकि भारतीय रेनेसां जो है, जिसको हम कहते हैं नवजागरण भारत का, वो उसको मैं सोचता हूँ कि महर्षि दयानंद से मानना चाहिए। मॉरिशस में दयानंद का बड़ा प्रभाव है, और उन पे बोलने भी मैं आया था। ये यज्ञ वगैरह भी करते हैं। आर्य समाज बहुत पावरफुल समाज है यहाँ पर। दयानंद ने पहली बार सारे स्क्रिप्चर्स वगैरह पर सवाल खड़ा करते हुए वेदों से सीधे जुड़ने की बात की, और वैदिक संस्कृति को सनातन संस्कृति माना। ये बातचीत जब भी शुरू हुई होगी वो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि टैगोर तक आती है, टैगोर से आगे बढ़कर विवेकानंद तक आती है। यदि ये पृष्ठभूमि न होती तो विवेकानंद न होते, और फिर विवेकानंद के ऊपर आगे हम जाते हैं तो बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स पैदा होते हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता अभियान के लोग पैदा होते हैं, वो श्री अरविंदो तक जाती है। ये पूरी जो चेन ऑफ थॉट है जो कि इस समय विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है ना, उस भाषा के माध्यम से जिसको हम बचाने की कोशिश, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भाषा के माध्यम से पहुँचे, ये एक अंतिम लक्ष्य इस विश्व का माना जाता है। अब एक अच्छा, इसमें साहित्यकार लोग क्या करें? साहित्यकार लोग तो पहले से ही साहित्य कर रहे हैं, उनका अपना एक फॉर्मेटिव माइंडसेट है। आप
बहुत ज़्यादा साहित्य को लेकर जो बातचीत करेंगे वो साहित्यिक फोरम पे होगी, साहित्यिक फोरम पे होगी। इसमें जो वैचारिक सत्र इसलिए अलग अलग किए गए कि वैचारिक सत्र अलग होंगे, भाषा के सत्र अलग होंगे, दर्शन के सत्र अलग होंगे, म्यूजिक के सत्र अलग होंगे। अब सब कुछ भी कर लें, हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम सारी विधाओं को अकोमोडेट कर पाए, लेकिन हमने लोक को भी शामिल किया। आज शाम को आप सुनेंगे लोक, और ये भी पाया कि लोक की जो हम कहते हैं परंपरा, एक परंपरा किसी भी देश में नहीं है, परंपराएं हैं बहुत सारी, और आप जो कर सकते हैं वो उनका सम्मान कर सकते हैं बस। मध्य प्रदेश में ही हमारे यहाँ गोंड संस्कृति बिल्कुल अलग संस्कृति है, उसके सारे पेंटर्स को पब्लिशिंग मिल रही है, उनकी पेंटिंग्स अब अमेरिका में सारे बड़े बड़े राइटर्स अपने किताबों पे करते हैं, लाखों डॉलर्स उनको उस काम के लिए मिलते हैं। तो किस परंपरा से क्या निकल आएगा वो आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है। आप अपने देश को दोबारा देखना शुरू करें, है ना, और उसमें से जो बात निकले वो मुझे लगता है कि विश्व रंग का हासिल। अगले 5 मिनटों के अंदर जो कॉन्क्रीट काम हुआ, जिसको कि हम मेजरेबल आउटपुट कह सकते हैं, एक तो ये कि पहली बार सरकार ने नहीं किया, लेकिन हमने विश्व में हिंदी पे पहले एक बेंचमार्क रिपोर्ट तैयार की। उसमें अब 64 देशों में हिंदी में हो क्या रहा है ये जानने के लिए। अब ये विश्व में हिंदी रिपोर्ट आपकी डेस्क पे होनी चाहिए। प्लीज बाय दी कॉपीज, ऑर्डर दी कॉपीज एंड गेट दी कॉपीज फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। जवाहर जी को आप मेल करेंगे, विश्व में हिंदी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो अपन ने किया है, ये डेटाबेस का निर्माण किया है, जिसमें कि पहले 15 देशों के लोग थे, अब 20-25 सब। तो हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बना रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के भीतर, है ना, कौन लोग हैं जो कि हिंदी के लिए काम करते हैं और कौन लोग हैं जो लेखक हैं, राइटर्स हैं वगैरह वगैरह। ये डेटाबेस हम लोग शेयर करने को भी तैयार हैं, हम लोग शेयर कर लेंगे इसको, पर इसको बहुत ओपन नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी शक्तियाँ उसमें न घुस जाए, तो अपन थोड़ा इसको रखेंगे, पर अपने विश्व रंग का एक डेटाबेस होगा। तो नेटवर्किंग का पहला काम अपन ने किया। पहला तो बेंचमार्किंग हुआ, दूसरा काम हुआ नेटवर्किंग। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो हुआ है वो ये है कि हमने साहित्य और भाषा के बीच में फर्क करना शुरू किया। ये जो बात पिछली बार की है, आज क्या माफ कीजिएगा, मतलब थोड़ी सी वो भी लग सकती है। साहित्यकार लोग आते हैं और मुशायरा लूट के चले जाते हैं, है ना, उनका तो लक्ष्य मुशायरा लूटना है। वो आए थे, भाई बढ़िया कहानी सुनाई यार, क्या कविता सुनाई, क्या हुआ भाई, लेकिन उससे भाषा का कोई भला नहीं हुआ ना तो भाषा का विस्तार हुआ, है ना। उनका अपना बहुत बड़ा महत्व है, उनका महत्व लेवल 2 पर है ना। वो रस पैदा करेंगे। कोई भी कविता संगीत के बिना कैसे हो सकती है, मतलब रस तो आएगा ही आएगा। लेकिन शुरुआत में इससे क्या हुआ कि भाषा के विस्तार का बड़ा काम नहीं हो पाया। वो दीदी जानती हैं, दिव्या जी, हाइंस वेस्लर के वक्तव्य को। वेस्लर जो अपने स्वीडिश हिंदी दां हैं बड़े, मतलब भारतीय संस्कृति के बड़े वाहक हैं, संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते हैं, और वो कहते हैं यार कि आप ये देखिए कि आपकी भाषा के विस्तार में, मैं जब भी भारत जाता हूँ खूब सारी बातें आप लोग करते हैं, लेकिन आप में एग्रेशन बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं आप आपकी तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन चाइना हर जगह अपने कन्फ्यूशियस सेंटर्स बना रहे और भाषा के साथ संस्कृति का भी विस्तार करते हैं और एग्रेसिवली बनाते हैं। उन्होंने जो तकनीक अपनाई है वो ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, हम फ्रीली आपको अपना एक सेंटर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ देखिए दीदी बोल रही यहाँ पर भी, हाँ वो इस तरह से एक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। समझने की जरूरत है। You have to understand the tactics and the direction of विश्व रंग। मैं पहली बार इतनी खुली बात किसी फोरम पे कर रहा हूँ। शुरू में बस एक डू गुड, मैं भाषा के लिए काम करता हूँ, मैं ये साहित्य करता रहा। मेरी खुद
50-60 नाम भी भूल गया, नंबर भी भूल गया। अनुवाद और ओरिजिनल मिला लिया जाए करीब करीब 50। विज्ञान में भी इतना ही काम करता हूँ। खैर, मगर टेक्निकली ये ज़रूरी है कि हम एक सॉलिड नेटवर्क हिंदी के पक्ष में खड़ा करें, है ना। यदि हमको नेटवर्क खड़ा करना है तो बिना केंद्र के परिधि नहीं होती, बिना केंद्र के कोई परिधि नहीं होती। आप पहले केंद्र स्थापित करते हैं तब परिधि स्थापित होती है, नहीं तो पूरी दुनिया वर्चुअली कनेक्टेड है, पूरी दुनिया ही गोल है। तो हमको हिंदी का विश्व अगर बनाना है, उसकी परिधि निर्धारित करनी है, तो एक केंद्र होना चाहिए। अब देखिए कौन केंद्र बने, भारत सरकार बन जाए तो बनती तो बनी जाती है अभी तक। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा बन जाए तो वो बनी जाते, उनके जाके देखिए क्या हाल है। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान है, समीर जी आए हैं, मैं उसके बोर्ड में भी हूँ, लेकिन ये सभी लोग बहुत बिखरा हुआ हिंदी का प्रयास है। उसका मूल कारण ये है कि भारत में 22 भाषाएं हैं। भारत सरकार कभी भी एग्रेसिवली एक भाषा को सपोर्ट करने नहीं निकली और राजभाषा अभी घोषित नहीं हुई। राजभाषा भली हो सकती है लेकिन राजभाषा घोषित नहीं हुई है अभी। तो भारत सरकार भी प्रचंड रूप से बहुत सारे काम करती है, दे आर डूइंग गुड वर्क, लेकिन ये सारे को इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए और उसके बाहर इनको लेने का स्वयंसेवी एक प्लेटफॉर्म। तो हम लोग सब स्वयंसेवी वर्कर हैं, मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा है इस काम को करने से, है ना। मैं तो अपना ही बहुत सारा पैसा लगा के ये काम करता हूँ, इसलिए कि मैं ड्राइव ये है कि ये काम होना है, ये मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य जैसा बना है ना, ये ड्राइव पैदा होनी चाहिए। तो हमको अभी हम नेटवर्किंग के फेज में हैं, थोड़ा और प्रयास करेंगे जवाहर जी, तो हम जो विश्वविद्यालय हैं उनके लोगों को, जो करीब 350 स्वयंसेवी संगठन छांटे गए हैं, उन लोगों को, और कोई रोक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि यही पाठ्यक्रम पढ़ाओ, ऐसा नहीं, तुम जैसे भी पढ़ाते हो पढ़ाओ। हम खाली एक सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम है स्किल कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, माने हिंदी सक्षमता प्रमाण पत्र। उससे ये तय हो जाता है कि तुम बोलचाल सकते हो, पहचान सकते हो, बातचीत, जिसको कम्युनिकेशन हिंदी बोलते हैं, वो कर सकते हो। ये काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र करेगा। उसके बाद भैया तेरा मन हो तो तू अगली कहानियाँ, कविताएं, कथा पढ़, मन हो तो गाने सुन, फिल्मी गाने सुन, जो तेरा इच्छा हो वो कर, है ना। मन आवे तो ही गावे गाना, वो बोले तो है ना। तो एक बार लेकिन हिंदी में आ जा, बाकी तो फिर हम देख लेंगे। ये बात होनी चाहिए। तो ये प्रयास है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र बनाया गया है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में बना लिया गया। तो दिस इज दी केंद्र, दी सेंटर। सब लोग खूब सारी बात करते रहे, हमने कहा बनाओ यार पहले, तो बनाया। उसके 7 उपकेंद्र भी हैं, मतलब प्राच्य भाषा भी है, संस्कृत भी है, ड्रामा भी है, उपकेंद्र भी हैं बहुत सारे। इसने 2 लक्ष्य अपने हाथ में लिए हैं। पहले एक तो लगभग 10 लाख लोगों को हिंदी में प्रारंभिक नींव जो पाठ्यक्रम बताया, प्रारंभिक पाठ्यक्रम से जोड़ना, और दूसरा 100 किताबों का प्रतिवर्ष अनुवाद करना, है ना। आप रशियन से हिंदी में, हिंदी से रशियन, आप पुर्तगाली से हिंदी में, हिंदी से पुर्तगाली में, ये सारे संपर्क है। तो आप लोग बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं कि अनुवाद का काम अपने हाथ में लीजिए, है ना। अपने देश के अच्छे बड़े कथाकारों का, मतलब ये तो प्रवासी भारतीय खंड तो हम छाप ही रहे हैं, तो रचनाएं आती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो बड़ा कथाकार हुआ हो, है ना, ये काम रशिया में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। राहुल सांकृत्यायन जो है वो वहाँ रह के 6 साल वहाँ रह के उन्होंने हिंदी किया। वो तिब्बत भी गए थे, तिब्बत का भी बहुत सारा काम किया। तो भाषा जो है ना सर, ये अनुवाद वगैरह, ये सब प्रोफेशनल काम, मतलब दिल लगा के करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ऐसे, तो ये 2 काम वहाँ से कर रहे हैं। और भी, और एक कल मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल ओलंपियाड, हिंदी ओलंपियाड शुरू करेंगे। उसमें आप जहाँ भी हैं, आपके पास 100 बच्चे, आप 100 बच्चे बिठाइए, आपको 50 है, आप 50 बिठाइए। आप आपके खुद के छात्र हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, आपको एक प्रतियोगिता में बच्चों को बिठाना है। इससे एक हिंदी का व्यापक डेटाबेस भारत के बाहर
डेटा इकट्ठा। युवा पीढ़ी इससे जुड़ेगी, वो कॉम्पिटिटिव है, उसको कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन प्लान मैंने बताया, अभी हम प्रभाव पे बात कर रहे थे, तो ये 5 पत्रिकाएं जो आप देख रहे हैं अभी, हमारी कथा, इलेक्ट्रॉनिकी, विश्व रंग संवाद, इनमें से 4 कम से कम रंग संवाद, एक कला पर है, एक साहित्य पर है, एक विज्ञान पर है, एक नेटवर्किंग की पत्रिका है और एक वैश्विक विचार की पत्रिका। ये 5 पत्रिकाएं आप अपने पते पर मंगवाएं या ऑनलाइन देखना शुरू करें। ऑनलाइन सबको कर दिया गया है, ऑनलाइन देखना शुरू करें। आप बताएं कि कौन से इंस्टीट्यूशंस में इनको हम भेज सकते हैं। तो एक बड़ा प्रभाव ये भी है कि पत्रिकाएं निकाली गई हैं, पब्लिकेशन किए गए हैं, अनुवाद कर रहे हैं और अब व्यापक नेटवर्किंग के माध्यम से एक बड़ा डेटाबेस पूरे को तैयार करेंगे। अगला रास्ता शायद क्षेत्रीय विश्व रंगों से निकलेगा, जैसे अफ्रीका का विश्व रंग में भी है ना, एशिया में भी, एशिया पैसिफिक का शायद अलग हो, इसको आज नहीं कह सकते हैं। अपने आँख कान खुले रखेंगे और जहाँ अवसर होगा वहाँ पर प्रवेश करेंगे, ऐसा हमारा। तो ये सब विश्व रंग की उपलब्धियाँ हैं। नेटवर्किंग की गई है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र बनाया गया है, वर्चुअल माध्यमों का बड़ा उपयोग हो रहा है। ये बताना भूल गया कि बहुत से लोगों ने अच्छे वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिए, जैसे हॉलैंड में साझा संसार है, रामा तक्षक देखते हैं, है ना, या अनूप भार्गव आने वाले थे, अमेरिका में अनूप भार्गव है, हिंदी से प्यार है जैसा उनका। हाँ, आपका नाम अनूप ने मुझे दिया था। फिर न्यूजीलैंड के हमारे मित्र यहाँ पर हैं, न्यूजीलैंड में एक बड़ी पुरानी पत्रिका निकलती है, रोहित कुमार आए थे हमारे, पिछली बार आए थे वो। फिर अब क्या है कि लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्टर्स अपने बीच में है, पॉडकास्ट है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो रहा है, हिंदी में इनका उपयोग भी हो रहा है। तो आई क्लोज बाय सेइंग दैट सभी लोग जो विश्व रंग के संपर्क में हैं, उनको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ाव बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग मेंबर्स के हैं, सेंटर है? हाँ, सेंटर है, मतलब सहमति दी है ना आप सब ने। तो यहाँ केंद्र का मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है ना? केंद्र का मतलब हर व्यक्ति केंद्र है जो उससे जुड़ा हुआ है। और फिर हम एक मेनू तय करेंगे कि हम कितना क्या कर सकते हैं। उस मेनू में 8-10 ऑप्शंस होंगे। अब जरूरी नहीं कि सब लोग वही काम करें, जो बड़ा काम कर सके वो करेगा, पर सब लोग एक बार वर्ष में हिंदी ओलंपियाड जरूर करेंगे। उसके लिए हम लोग पोस्टर्स, कैंपेन, ये सारी चीजें करेंगे और लेट अस सी कि हम अगले वर्ष तक कैसे कर पाते हैं। ऐसा करके धीरे धीरे हो सकता है कि अपन टारगेट लें 10 लाख का, लेकिन 50,000 बच्चे बैठे। बट आज यहाँ से देखिए तो 50,000 बड़ा नंबर है। तो एक किताब है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, वो रेलवे स्टॉल पे खरीद लीजिए, जहाँ मिल रही खरीद लीजिए, अद्भुत किताब है। आप बड़ा सोचिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसका हिंदी में भी अनुवाद है ना। यदि आप मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ लेंगे तो आपको टारगेट छोटे नहीं लेना है। मेहनत तो उतनी लगेगी, मेरा दिन पूरा जाएगा, काम पूरा ही करना पड़ेगा। मैं टारगेट लूंगा 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। हमने 1 करोड़ टारगेट लिया है भारत में, 1 करोड़ का टारगेट। तो तुम 10 लाख भी करोगे तो 10 लाख बहुत बड़ा फिगर है। तुम सोचोगे ही 1,000 तो तुम 500 करोगे। तो सोच को बड़ा करना, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है। इसीलिए हम लोग मॉरिशस पहुंच गए और अगली बार यूनाइटेड नेशन पहुंच जाएंगे। तो जवाहर जी हैं, जवाहर जी बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आप भर के अपनी सहमति दे दीजिए। उसके बाद आप इधर आ गए, उसके बाद हम लोग आपसे इंटरेक्शन जारी रखेंगे। अभी हमारे पास 35 देश। तो ये जो बातचीत हुई, अब आप संक्षेप में अपने विचार या सुझाव रख सकते हैं और क्या करना चाहिए इसके बारे में बता सकते हैं। हम लोग उसके बाद 15 मिनट का वक्त कभी रखेंगे और फिर हम कंक्लूड करेंगे। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, शुरू में आपने बोला और आपने ये बात सही थी, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन दोहे ज़्यादा उनके प्रचलित हो गए।
मैं ये समझ रहा था कि हिंदी खासकर जिसके लिखित पद्धति एक है, जैसे अवधि हो गया, ब्रज हो गया, एक ऐसा हम या मासिक तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इस मंच से अगर साल में एक बार कोई इस तरह की पत्रिका निकले जिसमें ब्रज हो, भोजपुरी हो और बहुत ऐसे हिंदी भाषिक जो पेरेंट्स हैं उनकी कविता निकलेंगी, इससे होगा क्या सर कि कुछ नए शब्द भी शायद उनसे मिलेंगे और हिंदी के जो लेखक हैं वो उसको अपना समावेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा विचार। एक पत्रिका या ऑनलाइन मैगजीन करना चाहिए, वार्षिकी क्यों, मासिक भी हो सकती है जी। तो वो तो हमारे यहाँ एक चौमासा पत्रिका निकलती है मध्य प्रदेश में, जो लोक संस्कृति पर ही है। अच्छा, मैं उनसे एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट से मिला था एक बार हांगकांग में, तो वो बोले कि एशिया जो है वो भाषाओं की प्रयोगशाला है, उसमें इतनी भाषाएं और डायलेक्ट्स हैं, एंड दैट पोजेस द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कुछ हम लोग कर रहे हैं, ज़रूर इस बारे में सोचा जा सकता है कि हम चौमासा जैसा एक पत्रिका, ग्रेटर हिंदी की पत्रिका, ग्रेटर हिंदी। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को एक बार सुन रहा था, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, एक नया शब्द था, तो पत्रकार भी उनसे पूछ रहे थे कि हम लोगों ने ये शब्द नहीं सुना है, तो उन्होंने फिर उसके बारे में बहुत अच्छा विचार है। एक्चुअली कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग होती है कि मंच को कैसे हाईजैक किया जाए। अब आप लोग सब हो रही है ना विश्व रंग में, मैंने अभी देखा है जो हिंदी का प्रसार करना चाहते हैं आप लोग, वो बहुत अच्छी बात है। बोलचाल की सतह पर जा रहे हैं ना, उस लेवल दर्जा पर, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें प्रोफेशनल हिंदी भी चाहिए ना। जैसे मैं सैन्य अनुवाद हम पढ़ाती है ना, हमारे लिए वो प्रोफेशनल, हम तो स्पेशलिस्ट तैयार करते हैं ना, हम बोलचाल के लिए तो तैयार नहीं करते विश्वविद्यालय में। इस क्षेत्र पर हम इकट्ठे काम करना चाहूँगी मैं आपकी विश्वविद्यालय से, अगर हो सके लोगों के साथ इकट्ठे काम करना चाहती थी। अगर आप लोग, आपका बहुत स्वागत है। हाँ, आप अभी तो हमने केंद्रीय पॉइंट यहाँ रखा है, हमारे फुल टेप बनी हुई है जी। आप जवाब को बोल दीजिए, ये खुल जाएगा। ठीक है ना, ठीक। क्या आप MOU करना चाहती हैं शुरू में? मतलब काम ऐसा है कि पहले तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करना है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट आपको पता है ना, थोड़ा सा अंदर रिफर करता है मामूली डिपार्टमेंट से। तो उसके बाद मैं आपको फिर आपके साथ संपर्क में रहूंगी। हमने तो खगलोवा मैडम को बोला था मॉस्को में कि आप हमसे MOU कर लीजिए, तो वो बहुत सारे सवाल उनके डिपार्टमेंट के भीतर होते हैं, आप पूछ लीजिए। ठीक है। इसलिए मेरा ये सुझाव सामान्य रूप से है कि जितना हम ब्यूरोक्रेसी के बाहर काम कर सकें उतना तो करें जी, बिल्कुल उतना करें। बाकी जिससे हमें कोई किसी का हम अवमानना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उतना शुरू करें, फिर जो बड़े काम आप लेंगे वो भी तैयार करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कि न्यूजीलैंड में हमारे पास ना तो कोई विद्यालय है, ना ही कोई हमारे पास यूनिवर्सिटी है जिसमें इवन हिंदी का HB बोला जाता हो, और मेरी जान पहचान है उनसे। अगर आप चाहें तो हम वहाँ बात कर सकते हैं और एक हम छोटा सेंटर चालू किया जा सकता है, जहाँ से हम लोगों को कम से कम जागृत कर सकते हैं। वहाँ पे हैं, लोगों में कैपेबिलिटीज़ हैं, पर हमारे पास कोई वहाँ पे साधन नहीं है। बहुत बढ़िया। न्यूजीलैंड पॉलिटेक्निक से हमारा MOU जी। एक नॉन फॉर्मल केंद्र जो कि आपके पास 5 लोग आते हैं, या जैसे पूजा ने कहा कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के 100 लोगों को हड़ताल बढ़ा के इंडिया भेजती है, वो सब वो नॉन फॉर्मल हुए। आप फॉर्मल सेंटर भी विश्वविद्यालय के खोल सकते हैं जी। फॉर्मल का ही मेरे पास तो फॉर्मल जब आप खोलेंगी उस समय अपन लेवल तय कर लेंगे कि आप किस लेवल पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल भी। जी सर, जैसे मैंने पहला स्कूल खोला पूरे साउथ आइलैंड में, एक ही स्कूल है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि एक विश्वविद्यालय। क्यों? क्योंकि उससे लोगों में बहुत जागृति आई है, और जो बच्चे पहले भेजना नहीं चाहते थे पालकगढ़, वो उन्होंने भेजना चालू करा। तो हम एक स्टेप अगर और आगे जाएंगे तो इससे मुझे लगता है ये दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। बिल्कुल। और एक जवाहर जी बात लिखिए कि इंडियन कम्युनिटी का डेमोग्राफिक डिस्पर्सन का एक चार्ट बनाइए जी। और उसमें मैं आपको जगह पर ज़्यादा डेमोग्राफी है इंडियंस की या हिंदी बोलने वाले, भारतीय भाषा बोलने। आपके यहाँ सुनीता नारायण जो चलाती है वेलिंगटन में चलाती है, मैं गया हूँ वहाँ पर। हाँ, आपका अलग स्थान है ना? हाँ जी, मेरा तो देखिए हिंदी स्कूल वहाँ पे फॉर्मली सिर्फ 3 ही हैं। ऑकलैंड में है, सुनीता जी का है और मेरा है।
तो सुनीता जी का वेलिंगटन में है, वो भी अपने दूसरे परिसर से चलाती हैं, और एक हमारे पास जगह है, तो एक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर, उसका हम उपयोग बहुआयामी रूप में कर सकते हैं। मल्टी स्किल सेंटर भी हो सकता है, लैंग्वेज स्कूल भी हो सकता है। जैसे हम अपने विश्वविद्यालय में 6 विदेशी भाषाएं पढ़ाते हैं। जर्मनी में नर्सेस जो जर्मन जानती हैं उनकी बड़ी डिमांड है, तो अल्टीमेटली तो विश्व को मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा। कैंसर रोजगार है, मुझे जाके जर्मनी में काम करना है, मैं जर्मन सीख के जाऊंगी। नर्सेस की बहुत डिमांड है। अभी कल मैं सिंगला मैडम के साथ था, तो कहें जेरियाटिक केयर की मॉरिशस पे बहुत डिमांड है। जो लोग वृद्ध हो गए हैं, जो नीचे हैं, उनको तो ये मांग तो बदलती जाती है। और भाषा जो है समाज या मांग से विमुक्त नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। भाषा हैज टू बी इन लाइन विद द डिमांड। जी सर, तो हम भी जैसे आपने बोला तमिल, मराठी, हम सबको वहाँ पे, और बिल्कुल निःशुल्क, हम कोई पैसा भी नहीं लेते वहाँ पे, अभी हम अपन हिंदी की बात प्रदान करते हैं। अभी अपन हिंदी की बात कर रहे हैं, और बाकी लोगों के साथ में हमारे समानता के संबंध होंगे। बिल्कुल, हिंदी के फोकस को बढ़ाएंगे। आपके विश्वविद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल में भी करीब 6000 बच्चे पढ़ते हैं, और भारतीयों के अलावा बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी हिंदी ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तानी भी बच्चे हैं, वो भी हिंदी ले लेते हैं, और बाकी भी अन्य जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनके भी बच्चे हैं। तो कक्षा 10 के बाद उनका हिंदी से कोई संपर्क नहीं रहता। लेकिन आपके विश्वविद्यालय में अगर हम कोई एक्सचेंज प्रोग्राम ऐसा करना चाहें, जरूर। क्या वो लोग वहाँ आएंगे हमारे यहाँ? हाँ, आ जाएंगे। अगर कुछ ऐसा हो जहाँ जैसे जो बच्चे हिंदी में रुचि लेते हैं, या फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सब संभव है। ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो नहीं, इसमें एक सुविधा है कि जो भारतीय बच्चे हैं वो हर साल मतलब आते ही हैं, भारत आते ही हैं। नहीं तो आप ग्रुप बना दीजिएगा, हम लोग उनको होस्ट कर लेंगे, और एक हफ्ते भर का 2 हफ्ते भर का इंटरेक्शन, जिसमें थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा नाटक होगा, थोड़ा संगीत होगा, सब हिंदी के आधार पे होगा। और एक ये लिखो महाराज कि लिटरेसी जो कह रहे हो, उसके अलावा एक पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी लगता है। हेल्प करेगा सर, यूएई में भी हेल्प करेगा। तो उसमें जुलाई अगस्त में तो वो सब भारत आते हैं, तो उसमें से जिनको रुचि होगी एक प्रोग्राम हम तैयार कर लेंगे कि किस तरीके से आपका 2 दिन का या 3 दिन का यहाँ पर एक शिविर की तरह हुआ। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट भी ये वाले तो शिविर हम अपनी कंट्रीज में भी अगर वहीं करना है, अंततः आपको वहीं करना है। आप अपने टीचर्स की ट्रेनिंग हमारे करवा लीजिए, टीचर्स को भेज के उनको हम होस्ट कर देंगे। हम लोग एक पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें बच्चों को कैसे रिटेन किया जाएगा, और आगे किताबों की भी एक सूची बनाते हैं, 100-200 किताबें हों, कुछ म्यूजिकल वो चीज़ें हों, उनके आधार पर उनको बातचीत। इस बार हमारे जो पुस्तकालय है उसमें हिंदी पुस्तकें नहीं थी, तो मैंने पिछले 2 वर्षों में भारत से बहुत सारी पुस्तकें मंगवाई हैं। स्कूल हमने पे किया है उनको, और आपकी 1 तारा की मैंने काफ़ी पुस्तकें ऑर्डर की हैं, वो पहुंच भी रही हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मंगवाई है, अभी अपने सीनियर्स के लिए हमने नहीं मंगवाई, कक्षा 8 तक के लिए मंगवाई है 1 तारा की। और भोपाल की भी कुछ और किताबें भी हैं उसमें, कुछ बच्चों के स्तर की किताबें हों, क्योंकि बच्चों से, विद्यार्थियों से वो भाषा आगे बढ़ेगी, हम तक तो आके अब खत्म ही होने लगेगी। बहुत अच्छी हमारे पास बच्चों की भी तो बताना था, वो काफ़ी जगहों पे बताई गई है। एक तो ये जवाहर जी से भी मेरी बात हुई थी, मैंने उनको भी बताया कि कहीं हो सके तो वहाँ पे भी विश्वविद्यालय में यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का एक MOU जैसे कुछ हो, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी तो है, PhD MA वो सब चल रहा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रारंभिक स्तर पर जो सीखने वालों के लिए ना, तो जिस तरह से जिस स्तर का होना चाहिए ऐसा स्तर का नहीं है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से अगर कुछ यहाँ का केंद्र वहाँ बने तो बहुत अच्छे पैमाने पे हम बच्चों को एकत्रित कर पाएंगे। और हाँ जी बिल्कुल, विदेशी हैं, अगर उनको कुछ समय के लिए वे लोग अपना व्यय करके आएंगे, अगर आप लोग होस्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ, वो हमारे लिए सरल होता है कि हॉस्टल्स होते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग उतना करेंगे जिसमें कि कॉस्ट उसकी हम लोग बेयर कर लेंगे जी, और ट्रेनिंग कॉस्ट भी हम लोग बेयर कर लेंगे, पर वो लोग आए, ठीक है। और साथ साथ वो वही सचित्र वाली पुस्तकें जो विदेशियों के लिए हिंदी सीखने में मददगार हो, जितनी अभी इतनी बड़ी पुस्तकें हम वहाँ के पुस्तकालय में रखेंगे
तो कोई समझने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कहानियां जो बच्चों, क्योंकि बहुत प्रवासी वहाँ भी रहते हैं, जी व्यवहारिक बोलचाल की। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, एक समस्या जो मुझे आती है वो ये है कि सचित्र किताबें जो होती है ना, उसमें चित्र कौन से हों। जैसे अगर मैं स्पेन के लिए बना रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे स्पेनिश मकान, स्पेनिश मतलब एनिमेशन जो है वो वहीं का होना चाहिए। वहाँ जैसे आप बताइए, बड़ा दार्शनिक सवाल है। जब मैं पेड़ कहता हूँ तो मेरे मन में शायद वो पेड़ आता है जो मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ है, मतलब सामान्य पेड़ नहीं आते बहुत सारे, है ना। जब मैं मकान कहता हूँ तो मेरे घर में सामान्य रूप से अपना मकान आता है कि यार इस तरह का मकान है। अब ब्रिटेन में शायद, या स्पेन में, या श्रीलंका में तो शायद हो जाएगा। कल मैंने दक्षिणी गोलार्ध की बात की थी, हम लोग सब एक समान हैं दक्षिणी गोलार्ध में एक तरह से। सर जैसे मलेशिया में काफ़ी संख्या में भारतीय ये एक्सपर्ट्स रहते हैं, काफ़ी उनके बच्चों में भी हिंदी जो है काफ़ी कम बोली जाती है, तो अपन उस समुदाय के बारे में भी हमें उनको भी न्यूक्लियर साइंस में एक जो क्रिटिकल मास एक चीज होती है, क्रिटिकल मास। अब क्रिटिकल मास जनरेट करिए तो फिर अपने आप ये वही 100,000 लोग चाहिए जो कि उस देश में फिर क्रिटिकल मास पैदा करेंगे। तो अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं से अपन वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। ये तो मैं भी जापान में भी कर रही हूँ, वहाँ पे जो इंडियन बच्चे हैं उनको भी हिंदी नहीं आती है, उनको हिंदी बोलना और कविता कैसे लिखना थोड़ा सा ये कर रही हूँ। ये भी जापानीज बच्चे तो आते ही हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो गया है कि सर्टिफिकेट का हो गया है, तो मैं उन सबको बोलूँगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आती है लास्ट जी सर, 1 मिनट। जी सर, मेरा जो प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र और प्रवासी शोध केंद्र दोनों से संबंधित है। तो जैसे हम सब यहाँ प्रवासी रचनाकार हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और रचनाएं भी कर रहे हैं, तो प्रवासी साहित्य को किस तरह से मेन धारा में, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उसके ऊपर शोध कार्य किए जाएं और प्रवासी साहित्य को एकत्र किया जाए, जिसका कि एक छोटा काम तो अभी हमने किया भी है, लेकिन जैसे कहते हैं रचनावली उनकी समग्र स्थापित की जाए और उनकी जो एक्सपर्टीज है जहाँ तो उससे, और जो टैगोर यूनिवर्सिटी में और प्रवासी शोध केंद्र में जो एक्सपर्टीज है उसका एक्सचेंज इस तरह से हो कि एक दूसरे लाभान्वित हो और प्रवासी रचनाकारों के ऊपर उनकी रचनाओं पर आलोचना और समीक्षाएं हो दोनों। तो इसके लिए कोई योजना सर आप बनाएं, ये मेरा आप चाहे प्रश्न समझ लें, सुझाव समझ लें, निवेदन समझ लें सर। ये है असल में क्या है कि प्रवासी साहित्य सबसे पहले तो सामने आना चाहिए, है ना। सामने आए तो आलोचना के परिमाण बने, प्रतिमान बने। अभी आलोचना के प्रतिमान हो नहीं सकते क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि सुषमा बेदी अमेरिका में क्या लिख रही है ना, या शैलजा सक्सेना कनाडा में क्या लिख रही है ना। अब धीरे धीरे अपन ने ये जो नेटवर्क अपना है ना, सिर्फ इसकी भी एक बैठक कभी करेंगे, अपन वर्चुअल भी कर सकते हैं। हमारे केंद्र की ओर से कई बार ये चिट्ठी लिखी गई है कि आपकी जो भी किताबें हैं दी हैं तो भेजें हमें, और हम खरीदने को तैयार हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले मैंने भेजी थी पूरी लिस्ट के साथ। तो एक शोध केंद्र बने जिसमें सारे प्रवासी रचनाकारों की किताबें हों। फिर हम स्थापित आलोचकों को बोले कि भैया ये जो भारत में आलोचना करते हो ना, जो विचारधारा वाला इसको छोड़ के ऐसे प्रतिमान देखो कि बाहर के हमारे मित्र हैं वो किस तरह से दिखे। उनके प्रतिमान ही अलग है और उनकी भाषा ही अलग है। अब जैसे हमने देखा है कि कथेतर इतना अच्छा लिखा जा रहा है, कथेतर जो है सबसे अच्छा लिखा जा रहा है प्रवासियों द्वारा, तो फिर हम प्रतिमानों की बात करेंगे। तो जैसे अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आख्यान का आंतरिक संकट वगैरह आलोचनात्मक वर्कशॉप्स थे जिसमें तत्कालीन हिंदी साहित्य, उसकी चुनौतियाँ, उसके संकट और शताब्दी के ढलान की चुनौतियाँ, ये सब चर्चा हुआ तो किताब बनी। और प्रतिमान तो अब देखिए, नई कहानी के प्रतिमान को क्या आप आज लागू करेंगे? मतलब नई कहानी में नावर सिंह जी बिक गए, कहानी नई कहानी या कविता के नए प्रतिमान लिखे गए। हर प्रतिमान का एक आधार होता है जो उसकी वैश्विक विश्व दृष्टि से निकलता है। तो ये प्रतिमान जो है ये बनाए गए थे यूरोप में
और वहाँ के जो संघर्ष थे, वहाँ का जो विकास था, उसके हिसाब से बनाए गए थे। अपने को प्रतिमानों को बनाने में जल्दी नहीं करनी है, अपने को क्वांटिटी बढ़ानी है। जब क्वांटिटी बहुत सारी होगी तब क्वालिटी और बाकी चीज़ों का अपन बात। अभी अपन प्रतिमान बना दें कि यहाँ तक आओगे तभी तुम साहित्यकार हो, नहीं आओगे तो नहीं हो, तो अपने घर चला जाएगा वो। जो वो कर रहा है वो भी रह जाएगा। युवाओं में बहुत लोग ऐसा करते हैं, और भारत में ये पद्धति का बड़ा आलोचक जो है, मतलब गले लगाने के बदले मैं तो बेकार का आदमी है, ये 2 कौड़ी के साहित्य ये सब बोलते हैं। इस सारी भाषा को बदलिए। हम कोई प्रतिमान बनाने की जल्दी में नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि अंततः हो क्या रहा है। इस दृष्टि से जाएंगे तो प्रतिमान अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो आप किताबें भेजिए शोध केंद्र को, और स्वयं अपने आसपास अपने मित्रों के बारे में लिखिए कि अतिला की कविताओं ने मुझे कैसे प्रभावित किया, या उसने कैसे। ये मित्रों के साथ जो संवाद होगा अंततः वही कुछ चीजें वही आगे बढ़ेगा। और अब आखिरी बहुत टाइम हो गया, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं आपसे, बहुत लगातार आपको सुन के उसको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, और धीरे धीरे होगा। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ प्रशंसनीय है उसकी तो सीमा अंतहीन है। एक तो मैं ये चाहती थी कि विचार है मेरा कि जब आप कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो जैसे थोड़ा पहले पता चल जाए लोगों को, कम से कम 6 महीने, और इसकी ना व्यापक सूचना लोगों को मिले। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये बात सच है कि हम देशों के प्रतिनिधि के रूप में आके अपनी बात वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसका व्यापक प्रसार पहले हो तो इससे लोगों को बड़ी जानकारी मिलेगी कि हिंदी का काम इस तरह से हो रहा है। और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भी जो हिंदी में लिखते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से आ जाएंगे। दूसरा मेरा ये कहना था कि जो प्रवासी अपने साथ बाहर गए हैं, अपनी संस्कृति लेके गए, और बहुत से ऐसे कलाकार हैं आपके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं बहुत स्तरीय होते हैं, और उसी स्तर के कार्यक्रम हमारे जो प्रवासी भारतीय गए हैं उनके बच्चे भी कुछ जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों में संलग्न हैं। 2021 में 20 में हमने देखा जी, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने ऑडिशन करें, जब वो आपको लगे कि हाँ ये उस स्तर का है कि हम इसे मंच पर, किसी मंच पर ला सकते हैं, तो उन कलाकारों को भी आप मंच दें, जिससे संपूर्ण रूप से अभी साहित्यकार जुड़े हैं, फिर अन्य कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कुछ जोड़ना चाहूँगी। आज का फोरम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि कि विश्व रंग जो है वो विश्व हिंदी सचिवालय से जो जुड़ा है, जो अभी सर ने बताया कि किस तरह से गेटवे ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहाँ जो अफ्रीका से लोग नहीं जुड़ पाते थे वो भी अब जुड़े हैं। और जैसे दूसरा उद्देश्य सबसे बड़ा कि अभी तक सिर्फ 65 देशों ने जोड़ा में इसमें जुड़े हैं विश्व रंग में, और इसमें कितने लोग जो हैं वो जो अफ्रीका से के आसपास हैं वो हिंदी विश्व सचिवालय से जुड़कर विश्व रंग से सीधा अपना संपर्क जोड़ सकेंगे। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है मॉरिशस में कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को विश्व रंग से जोड़ पाएंगे, और ज़्यादा उसकी उपलब्धियां, चाहे वो लोगों से जुड़ना, शोध कार्य में, प्रकाशन में, संगीत में, साहित्य में, ये सब जो है वो हमें विश्व रंग से की उपलब्धि से प्राप्त हो चुका हुआ है यहाँ पर, और है भी, उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे हिंदी विश्वविद्यालय, ये विश्व सचिवालय से। तो इसके लिए मैं विश्व रंग का जो है बहुत ही आभारी हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हम 65 से भी ज़्यादा देशों को इस रंग से, विश्व रंग से जोड़ सकेंगे, ताकि एक वैश्विक परिवार जो है वो बन सके। धन्यवाद। कर लिया है। मैं उसमें थोड़ी सी सुविधाएं जो आज ही मुझे सुनने में मिला, सिर्फ हाँ वो बिल्कुल आपने सही कहा कि चाहे उनको टिकट प्राप्त ना हो लेकिन कुछ सुविधाएं प्राप्त हो, जैसे मैंने कहा पहले से बताया जाए तो और देश के लोग भी जो है उससे जुड़ना चाहिए बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा गेटवे जो है विश्व हिंदी सचिवालय बन गया है, और विश्व रंग जो जुड़ गया वो और बड़ी उपलब्धि मॉरिशस के लिए और अन्य देशों के लिए होगी। पूरा कैटलॉग डॉक्यूमेंटेशन यही करते हैं, तो हमने कहा यार अब तुम हमारे साथ चलो, और दोनों भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।
मतलब आप जो शुरू करें उसको छोड़े नहीं। हमारे साथ जितने लोग हैं ना वो 25 साल 30 साल पुराने लोग हैं, मतलब पुराने ऐसे कि हमारे पास आके आनंद आने लगता है। अब कुछ और भी हो तो वो रहते हमारे साथ ही, क्योंकि उनको मजा आता है। संवाद हमेशा बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 10 सेकंड